आशावाद वो विश्वास है जो उपलब्धि की ओर ले जाता है। आशा और विश्वास के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमें क्षणिक निराशा को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अनंत आशा को कभी नहीं खोना चाहिए। नमस्कार, सनसेट टीवी की विशेष प्रस्तुति सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। प्रज्ञान की चांद पर परीक्षा शुरू, लैंडर विक्रम से निकलकर रोवर ने काम करना किया शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से कहा, चंद्रयान 3 पूरी मानवता की सफलता है। प्रधानमंत्री मोदी का चीन के राष्ट्रपति को संदेश, संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और एलएसी का सम्मान जरूरी। ब्रिक्स सम्मेलन संपन्न, सम्मेलन में आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानकों को किया गया खारिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दक्षिण अफ्रीका यात्रा की पूरी, ग्रीस के लिए हुए रवाना। 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ग्रीस यात्रा। 3 दिवसीय B20 शिखर सम्मेलन आज से शुरू। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को करेंगे संबोधित। उपराष्ट्रपति का आज व्यस्त कार्यक्रम, नई दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 25वें वार्षिक दीक्षांत समारोह की करेंगे अध्यक्षता। फिक्की FLO बैंगलोर चैप्टर के 20 सदस्यों से करेंगे मुलाकात। साथ ही G20 फोरम में भाग लेने वाले प्रवासी नेताओं से भी मिलेंगे। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 7,800 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को दी मंजूरी। 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के 100 और LCA मार्क 1A लड़ाकू जेट का ऑर्डर देगी वायुसेना। फीडे शतरंज विश्व कप के फाइनल में प्रज्ञानंदा का शानदार प्रदर्शन, टाई ब्रेकर मुकाबले में निकला नतीजा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शतरंज विश्व कप उपविजेता रहने के लिए प्रज्ञानंद की सराहना। और वर्ष 2021 के लिए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। और अब बात विस्तार से। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अपने काम पर लग गए हैं। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि चंद्रमा लैंडर के साथ एक कम्युनिकेशन लिंक स्थापित कर लिया गया है। विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसरो ने गुरुवार को सुबह ट्वीट कर यह बताया कि चंद्रयान 3 का रोवर लैंडर से बाहर आ गया है। भारत की चांद पर चहलकदमी शुरू हो चुकी है। इसरो की तरफ से विक्रम की लैंडिंग के बाद चांद की पहली तस्वीर जारी की गई। इसरो ने ट्वीट में लिखा कि चंद्रयान 3 रोवर मेड इन इंडिया, मेड फॉर द मून। इसके साथ ही इसरो ने बताया कि ये तस्वीरें उतरते समय लैंडर विक्रम की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे से ली गई थी। चंद्रमा पर लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान और विक्रम अपने अपने हिस्से के टेस्ट शुरू कर देंगे। दक्षिण अफ्रीका की सार्थक यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के लिए रवाना हो चुके हैं। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ग्रीस यात्रा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ग्रीक प्रधानमंत्री से वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री की दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान ब्रिक्स के सफर में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 3 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के 5 सदस्यीय समूह के विस्तार का फैसला किया गया है। इस समय ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य हैं। जोहानिसबर्ग में विक्रम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के विस्तार का हमेशा समर्थन किया है और उसका हमेशा से मानना है कि नए सदस्यों को शामिल करने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि नए सदस्यों के साथ मिलकर काम करने से ब्रिक्स देशों में सहयोग को नई गति और ऊर्जा मिलेगी। अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अब ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बन जाएंगे। ब्रिक्स का विस्तार एवं आधुनिकीकरण
इस बात का संदेश है कि विश्व के सभी इंस्टीट्यूशंस को बदलते समय की परिस्थितियों के अनुरूप ढलना चाहिए। ये एक ऐसी पहल है जो 20वीं सदी में स्थापित अन्य ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के लिए एक मिसाल बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका यात्रा के अंतिम दिन जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, कनेक्टिविटी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर बात की। प्रधानमंत्री ने जोहानिसबर्ग में मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी के साथ भी बैठक की। दोनों नेता रक्षा, आतंकवाद विरोधी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत की अध्यक्षता में G20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक जयपुर में शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार ने विचारों, संस्कृतियों और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लोगों को एक दूसरे से जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और वैश्वीकरण ने लाखों लोगों को अत्यधिक गरीबी की स्थिति से भी उबारा है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर पूरे विश्व का भरोसा होने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को उदारता, अवसरों और विकल्पों के संयोग के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार के लगातार प्रयासों से भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। We have increased competitiveness and enhanced transparency. We have expanded digitization and promoted innovation. We have established dedicated freight corridors and built industrial zones. We have moved away from red tape to red carpet and liberalized FDI flows. Initiatives like Make in India and Atmanirbhar Bharat have given a boost to manufacturing. Above all, we have brought policy stability. We are committed to make India the 3rd largest global economy in the next few years. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 25वें वार्षिक दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक दिल्ली के तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया में आयोजित होगा। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दोपहर 2:30 बजे फिक्की FLO बैंगलोर चैप्टर के 20 सदस्यों से भी मिलेंगे। शाम को 4:30 बजे उपराष्ट्रपति सरदार पटेल हॉल उपराष्ट्रपति निवास में इंडियास्पोरा G20 फोरम में भाग लेने वाले प्रवासी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। इस बार इन अवार्ड्स को फीचर, नॉन फीचर और बेस्ट राइटिंग इन सिनेमा 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फीचर फिल्म में 31 कैटेगरी हैं, जबकि नॉन फीचर फिल्म में 23 कैटेगरी हैं और सिनेमा की स्क्रिप्ट राइटिंग में 3 कैटेगरी हैं। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार सरदार ऊधम सिंह को मिला है। इस साल बेस्ट एक्ट्रेस के लिए एक नहीं बल्कि 2 अदाकाराओं ने अवार्ड जीता है। आलिया भट्ट और कृति सेनन ने करियर का पहला बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल अवार्ड जीता है, तो वहीं पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन बेस्ट एक्टर बने हैं। आर माधवन निर्देशित रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। पल्लवी जोशी को फिल्म कश्मीर फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता घोषित किया गया है। स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार RRR ने जीता है।
विवेक अग्निहोत्री निर्देशित कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाएगा। सृष्टि लखेरा द्वारा निर्देशित एक था गांव को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म चुने जाने की घोषणा की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने लगभग 7,800 करोड़ रुपए मूल्य के साजो सामान की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। भारतीय वायुसेना की दक्षता बढ़ाने के लिए रक्षा खरीद परिषद ने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर EW सूट की खरीद और संस्थापन को स्वीकृति दे दी है। इससे हेलीकॉप्टरों की वहनीयता बढ़ेगी। EW सूट भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से खरीदा जाएगा। परिषद ने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और बख्तरबंद रेजिमेंट के लिए जमीन आधारित स्वायत्त प्रणाली की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। इससे मानव रहित टोह करने, हथियारों, ईंधन और पुर्जों को युद्ध के मैदान पर पहुंचाने जैसे कई काम हो सकेंगे। हल्की मशीन गन और ब्रिज लेइंग टैंक के खरीद के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दे दी गई है। हल्की मशीन गन से सुरक्षा बलों की लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और ब्रिज लेइंग टैंक से मैकेनाइज्ड बल जल्दी से आ जा सकेंगे। परियोजना शक्ति के अंतर्गत भारतीय सेना के लिए टिकाऊ लैपटॉप और टैबलेट की खरीद को भी स्वीकृति दे दी गई है। ये सभी स्वदेशी विक्रेताओं से ही खरीदे जाएंगे। भारतीय नौसेना के MH-60R हेलीकॉप्टरों की संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए परिषद ने इसके हथियारों की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित फिडे शतरंज विश्व कप के फाइनल में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने दमदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कल खेले गए टाई ब्रेकर में पूर्व विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने प्रज्ञानंद को 1-0 से हराया। आर प्रज्ञानंदा विश्व कप फाइनल खेलने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे और सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ग्रैंड मास्टर को रजत पदक की जीत की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि फिडे शतरंज विश्व कप में आर प्रज्ञानंदा के उल्लेखनीय प्रदर्शन पर देश को गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रज्ञानंदा ने फाइनल में असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया है और फाइनल में दुर्जय मैग्नस कार्लसन को कड़ी टक्कर दी है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी टूर्नामेंटों के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रज्ञानंदा को बधाई देते हुए अपने ट्वीट संदेश में कहा कि 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने फिडे के विश्व कप फाइनल में पहुंचकर और उपविजेता बनकर हर भारतीय का दिल जीत लिया है। उन्होंने खेल के सार्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक का सामना करते हुए उच्चतम स्तर की उत्कृष्टता प्रदर्शित की है। मैं इस अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देती हूं। प्रज्ञानंदा की इस जीत पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि शतरंज विश्व कप 2023 में असाधारण प्रदर्शन के लिए आर प्रज्ञानंदा को हार्दिक बधाई। उनका समर्पण और खेल कौशल हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। उन्हें भविष्य के सभी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने ट्वीट संदेश में बधाई देते हुए कहा कि आर प्रज्ञानंदा ने संत के दिमाग के साथ शांति, बुद्धि और दृढ़ता के साथ खेला। जीतना और हारना खेल का हिस्सा है। इतनी कम उम्र में और शानदार खेल दिखाकर भारत को चेस वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंचाना हम सभी के लिए गर्व की बात है। भविष्य के टूर्नामेंटों के लिए शुभकामनाएं। फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाते जाते आपको दिखाते हैं आज के दिन से जुड़ा इतिहास। आप बने रहिए सुप्रभात के साथ। 25 अगस्त साल 1944 को फ्रांस के सैनिक 4 साल तक हिटलर की सेनाओं के कब्जे में रहने के बाद राजधानी पेरिस में पहुंचे। जनरल फिलिप लेक्लेयर के नेतृत्व में पेरिस में पहुंचे सैनिकों का पेरिस वासियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जर्मनी से लड़ने वाले फ्रांसीसी सैनिकों के साथ ही अमेरिका और अन्य मित्र राष्ट्रों के सैनिकों का फ्रांस के नेता जनरल चार्ल्स डी गॉल ने स्वागत करते हुए कहा, पेरिस जिंदाबाद। फ्रांस तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि वो अपने दुश्मन को उसकी जमीन पर पराजित नहीं कर देता।
PM Modi has also articulated his digital vision of $1 trillion economy in the next couple of years. So that will be 20% of our GDP. The digital economy of the entire world is going to expand because digital and technology is playing a much bigger role in our lives as individuals, as businesses, as governments, as trade, as economy than ever before in the history of mankind. Creating more and more opportunities for our youth, it is creating investments, jobs, and it is expanding the economy at a almost rapid pace. That is why we have gone from 10th in the global league of economies to 5th. And as the Honorable Prime Minister has laid down a marker on the ground, we will become the third largest economy in the coming few years. The Prime Minister Narendra Modi ji has beautifully described it as the India decade, a decade of technology opportunities. And I think that is what it is, that we should look forward as a very confident nation, as a nation of very young people to the next decade of really establishing very clearly our leadership in the technology space. Watch Member of Parliament bold brilliant questions and Union Minister bat fantastic answers. Only in our special series, Baatcheet. अवैध शराब के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए सोलापुर जिले में ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया, जो आज देश के लिए नजीर बन गया है। 10-11 साल से मैं शराब का धंधा करता था। ऑपरेशन परिवर्तन के बाद में मैं वो धंधा बंद करके खोए का धंधा चालू किया। एक होलिस्टिक अप्रोच सारी चर्चाओं से सामने आया। अपॉर्चुनिटीज के बारे में उन्हें पता नहीं है। जो महिलाएं हैं या जो बेरोजगार युवा हैं, इनको रोजगार देने के लिए और इनको आगे वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए सरकार बहुत सारा काम करती है। I'm sure our viewers would want to know, how does G20 function? So first thing is G20 does not have a permanent secretariat. So it doesn't have a bureaucracy that runs it. Every year, a country from the G20 pool becomes the presidency, and during that year they become, so it's not a presidency as in they are the people who are kind of, it's not a presidency as the president of a country. It's more like they are the host. And during that year they host it, they run it, and this year we are hosting it. Of course, by virtue of being the host, you also are able to provide and lead on various global issues, bring many issues that may be of interest to you to the platform.
So it does have an advantage to be a presidency. And of course, what happens here is that there are two tracks that run under this. One is the finance track, which goes back to the original functioning of that, which just relates to finance ministries, the central banks, and things like that. There's something under that called the Framework Working Group, of which I used to be the co-chair for 5 years myself. So I've been very much involved with G20. So that's the finance track. And then there is another track called the Sherpa track, which looks at other kinds of issues which relate to science or education, culture, urban issues. So there are these two groupings, these two tracks, and there are many working groups under them. So that's how this G20 functions. हमने जल शक्ति मंत्रालय बनाया। ये जल शक्ति मंत्रालय हमारे देश के एक एक देशवासियों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, पर्यावरण की रक्षा के लिए पानी के प्रति संवेदनशील व्यवस्थाएं विकसित हो, उस पर हम बल रहे हैं। हमारे देश में कोरोना के बाद दुनिया देख रही है, होलिस्टिक हेल्थ केयर ये समय की मांग है। हमने अलग आयुष मंत्रालय बनाया और योग और आयुष आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। हमने दुनिया को हमारे कमिटमेंट के कारण विश्व का हमारे प्रति ध्यान गया है। अगर हम ही हमारे इस सामर्थ्य को नकार देंगे तो फिर दुनिया कैसे स्वीकार करेगी। लेकिन जब मंत्रालय बना तो दुनिया को भी उसका मूल्य समझ में आया। मत्स्य पालन, हमारा इतना बड़ा समुद्री तट, हमारे कोटि कोटि मछुआरे भाई बहन, उनका कल्याण भी हमारे दिलों में है। और इसलिए हमने अलग से मत्स्य पालन को लेकर के, पशुपालन को लेकर के, डेयरी को लेकर के अलग मंत्रालय की रचना की, ताकि समाज के जिस वर्ग के लोग पीछे रह गए उनको हम साथ लें। सरकारी अर्थव्यवस्था के हिस्से होते हैं, लेकिन समाज की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है कोऑपरेटिव मूवमेंट। उसको बल देने के लिए, उसको आधुनिकता लाने के लिए और देश के कोने कोने में लोकतंत्र की सबसे बड़ी इकाई को मजबूत करने के लिए हमने अलग कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया और वो हमारी सहकारी संस्थाएं उसका जाल बिछा रहा है, ताकि गरीब से गरीब की वहां सुनवाई हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और वो भी राष्ट्र की विकास की योगदान में एक छोटी इकाई का हिस्सा बनकर के उसमें वो योगदान दे रखें। हमने सहकार से समृद्धि का रास्ता अपनाया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सुप्रभात में। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की ओर से कई प्रकार की पहल की जाती है। रोजगार मेला उन्हीं में से एक है। NIELIT की ओर से राजधानी दिल्ली में आयोजित रोजगार मेले पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि NIELIT ने युवा रोजगार मंच सशक्त युवा सशक्त राष्ट्र ओपन्स डोर्स टू ब्राइट फ्यूचर्स के नाम से रोजगार मेले का आयोजन किया। इस 2 दिवसीय रोजगार मेले की शुरुआत 24 अगस्त को नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड कड़कड़डूमा में हुई। इस रोजगार मेले का उद्देश्य NIELIT के विभिन्न केंद्रों से पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को रोजगार के लिए बेहतर मौके उपलब्ध करवाना रहा। ये जो युवा रोजगार मंच आप देख रहे हैं, ये NIELIT और DGE का मिलके किया हुआ प्रयास है। साथ में बहुत सारी कंपनीज हमारे साथ हैं जो कि NIELIT के स्टूडेंट्स को रोजगार देने के लिए उठाया हुआ अच्छा कदम है। मेले में विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखा गया कि दिव्यांग युवाओं को रोजगार के मौके उपलब्ध हों।
2 महीने में 3 महीने में हम लोग जॉब फेयर का आयोजन करते हैं, रोजगार मेले का, जिसमें एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे इन दिव्यांग बच्चों को इधर उधर भटकना ना पड़े, क्योंकि इनके लिए बहुत ऐसी परिस्थितियां होती हैं। तो इनके लिए एक ही प्लेटफॉर्म में यहाँ पे हम लोग करीब 40, आप देख ही रहे हैं, 40 एम्प्लॉयर्स को हमने बुलाया है, यहाँ पे इंडस्ट्री को बुलाया है, और यहीं से दिव्यांग बच्चों को हम लोग प्लेस करते हैं, उनको रोजगार देते हैं। NIELIT का उद्देश्य युवाओं में इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्किल डेवलप करना रहा है। NIELIT के देश भर में 47 से अधिक अपने केंद्र हैं। साथ ही पूरे देश में 8000 से अधिक ट्रेनिंग पार्टनर हैं। तो आपने देखी रोजगार मेले की झलक, और अब समय है आपसे इजाजत लेने का। चलते चलते आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण अफ्रीका दौरे के कुछ हाइलाइट्स। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।